ठीक, कक्षा 11। ठीक, अच्छा आज हम लोग चर्चा करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक, परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। परमाणु मॉडल जैसे आप जानते थे, ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में बताने के लिए कई साइंटिस्ट आए। जैसे पहला थॉमसन साहब आए। कौन? थॉमसन आए। दूसरा रदरफोर्ड आए। ठीक, तीसरा बोरबरी आए। ठीक, बोरबरी। ठीक, ये आए। तीनों लोग ने अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किया। बाकी उसके बाद कई थे, जैसे थॉमसन साहब। थॉमसन के बारे में हम आपको चर्चा करने चल रहे हैं। थॉमसन का नाम आप सुने होंगे। थॉमसन का नाम आप वहां सबसे पहले सुने थे जब इन्होंने कैथोड किरणों की खोज की थी, है ना। कैथोड किरणों की खोज की थी। कैथोड किरणें जानते हैं इसके बारे में? कैथोड किरणें क्या होती हैं? कैथोड किरणें जानते हैं? देखिए, कैथोड किरणें के बारे में जब इन्होंने सबसे पहले चर्चा किया तो कैथोड किरणें क्या थी बेटा, जानते हैं क्या? इन्हीं को कहा गया धन किरणें। कैथोड किरणों को ही कहा गया धन किरणें। ठीक, थॉमसन के बारे में था, जानते हैं कि थॉमसन का, देखिए अब हम लोग देखने चल रहे हैं थोड़ा थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, किसका? थॉमसन का। थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, अब इस पे देखते हैं हम लोग क्या होता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो बेटा, सबसे पहले जो थॉमसन साहब थे, थॉमसन साहब ने कैथोड किरणें, देखिए कैथोड किरणें उसे कहा जाता था। कैथोड किरणें जो थी वो क्या किए कि ऐसे एक ये ऐसे नली ले लिए थे, ऐसे एक नली ले लिए। ठीक, यहाँ एक इन्होंने कार्क लगाया ऐसे। ठीक, ऐसे कार्क लगाया और यहाँ क्या किए जानते हैं? यहाँ से ऐसे जानते हो इसको, रेज को इस तरफ से, देखिए धन किरणों से ऋण किरणों की तरफ जब ये चली, देखिए जब ये धन किरणों से ऋण किरणों की तरफ चली, इसलिए इनको कहा गया क्या? या धन किरणें। इनको कहा गया धन किरणें। कैथोड किरणों को धन किरणें भी कहा जाता है बेटा। जब इनकी खोज किए वो, जानते हैं क्या? धन किरणों या कैथोड किरणों को बेटा जानते हैं बाद में ही नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। देखिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, हमेशा किसकी तरफ आकर्षित होता है? धन की तरफ, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है ना? नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन देखिए कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। अब जानते हैं कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेके उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। एक मॉडल प्रस्तुत किया। उनका जो मॉडल था बच्चा जानते हैं क्या? तरबूज के मॉडल था। तरबूज खाए हैं ना? देखें तरबूज कभी? कटा हुआ तरबूज ऐसे। ठीक, यहाँ ऐसे बीज धसे होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या था? धनावेशित कण थे। क्या थे? धनावेशित कण। ठीक है, ये धनावेशित कण थे। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है ना। अब देखिए, ये इसका लाल भाग है। जैसे जहाँ तरबूज जब काटेंगे तो उसका लाल भाग होता है ना, और लाल भाग में क्या? बीज धसे होते हैं। बीज धसे होते हैं। वो बीज कैसा था बेटा? बीज कैसे? देखिए, वो बोले सभी जो बीज धसे थे वो कैसे थे? धनावेशित कण थे। और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है परमाणु के चारों तरफ, ऐसे घूम रहा है। और घूमते 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 जब इसकी एनर्जी समाप्त हो जाती है, आके इसी में ये भी धंस जाता है। कहाँ? धनावेशित भागों में। ठीक है, धनावेशित भागों में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है आके धंस जाता है और इनकी एनर्जी पूरी तरह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कभी जानते हैं क्या? कभी घूमता ही नहीं, कभी समाप्त होता ही नहीं, घूमता तो हमेशा रहता है। ठीक है, जब इनका जानते हैं क्या?
जब ये टॉमसन साहब का ये मॉडल आया तो कई सालों तक ऐसे चलता रहा। ये बताएं कि ऐसा जब दिए, क्योंकि भाई उस समय कैथोड किरणों की खोज कर चुके थे और इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे, तो इनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो लोग सोचे कि सही होगा ऐसा। लेकिन इनका एक जो आए रदरफोर्ड साहब आए, इन्होंने ऋण किरणों की खोज की, या तो कैनाल कीड़े था ना, देखिए ऋण किरणों की खोज की, तो रदरफोर्ड साहब आए तो वो जानते हैं क्या, अपना ग्रहीय मॉडल लाए। ग्रहीय मॉडल जैसे ही लाए, जानते ग्रहीय मॉडल जैसे ही लाए तो वो क्या किया कि ऑलरेडी ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये बताएं कि जानते हैं क्या, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे जो परमाणु होता है, वो क्या होता है, एक खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है। और इलेक्ट्रॉन जानते हैं क्या, अति सूक्ष्म कण है। जो ये परमाणु होता है अति सूक्ष्म कण है, और क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, कुछ उसमें धनावेशित भाग पाए जाते हैं। इसे धनावेशित भाग में कौन कौन सा होता है, नाभिक होता है, प्रोटॉन होता है ना। परमाणु के अंदर नाभिक होता है कि नहीं, होता है ना, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ये बोले कि नाभिक होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी समाप्त हो जाती है तो क्या करते हैं कि आके इसी धनावेशित भाग में ये गिर जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तो रदरफोर्ड ने लाया ग्रहीय मॉडल। ठीक, ग्रहीय मॉडल तो जानते हैं क्या, तब वहाँ आते हैं रदरफोर्ड साहब। इसमें इनकी जब ये तरबूज मॉडल फेल करता है तो रदरफोर्ड का आता है, रदरफोर्ड का आता है ग्रहीय मॉडल आता है। ठीक है, ग्रहीय मॉडल आता है। अब इसमें ग्रहीय मॉडल में क्या था, जानते हैं बेटा क्या था, ये बताएं कि जैसे सौर मंडल में ग्रह जो हैं, सौर मंडल में जो ग्रह हैं घूम रहे हैं, ठीक है, सौर मंडल में ग्रह घूम रहे हैं, वैसे ही जानते हैं क्या, नाभिक के चारों तरफ, वैसे ही नाभिक के ये परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उन्होंने बताया कि परमाणु एक गोलाकार, क्या है, गोलाकार, ऐसे गोलाकार। ठीक, ये रदरफोर्ड बता रहे हैं। कौन बता रहा है, रदरफोर्ड। ये बताया कि गोलाकार भाग है, ठीक है, उसमें दो भाग पाए जाते हैं। ठीक, देखिए रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार भाग है। क्या है, गोलाकार और उदासीन भी बता दिए इसको। ठीक है, क्या बता दिए, उदासीन, मतलब कि अति सूक्ष्म गोलाकार और उदासीन कण है, और उसके चारों तरफ जानते हैं क्या, इसके दो भाग होते हैं। इन्होंने बताया इसके दो भाग होते हैं। पहला धनावेशित भाग, पहला धनावेशित भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक, धनावेशित भाग पहला इसका क्या है, ये रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के दो भाग होते हैं। कितने भाग, दो। पहला धनावेशित भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक, और दूसरा नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र, नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र, मतलब कि अब मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, ये नाभिक हो गया। अब इसके बाहर का जो विशाल क्षेत्र है, नहीं है, आप देखिए कमरे के अंदर नहीं जा, अंदर अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए नहीं निकल पाएंगे। अब इसके बाहर निकल दीजिए तो आप चाहे जहाँ चले जाएं, वो विशाल क्षेत्र हो गया। जस्ट वही कहें कि परमाणु के अंदर जो नाभिक पाया जाता है, वो एक भाग हो गया धनावेशित भाग, और नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के अंदर का जो, यहाँ देखिए, यहाँ प्रोटॉन और कौन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। विशाल क्षेत्र जहाँ कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, और ये बोले, दूसरा क्या बोले कि जितने जानते हैं नाभिक में जितने, ये परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, जैसे वो बताया नहीं गया था कुल प्रोटॉनों की संख्या, है ना। ये बोले कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ऋणावेशित भाग होंगे, उतने ही इसमें धनावेशित भाग होंगे। ठीक है, उतने ही धनावेशित भाग होंगे। ठीक, ये परमाणु के बारे में बता रहे हैं वो। ठीक है, धनावेशित भाग होंगे जितने भी, मान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो प्रोटॉनों के जो धनावेशित भाग होंगे कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है,
और ये बोले कि परमाणु का जो नाभिक होगा हमेशा उसके केंद्र में होगा। कहाँ होगा? केंद्र में। जैसे केंद्र क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई भाग है, अब नाप लीजिए चारों तरफ से, जो उसका केंद्र कहाँ बन रहा है, यहीं चाहे जो है ना ये केंद्र बनता, केंद्र बिंदु बनता है ना, वही केंद्र में होता है। और जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या बोला है कि जो परमाणु नाभिक हमेशा परमाणु के केंद्र में स्थित होगा, ना कि इस कोने, ना तो इस कोने, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, कहाँ? हमेशा बीच में, जहाँ केंद्र होगा। जैसे सबका बीच जहाँ होगा, केंद्र जो होगा वही हमेशा नाभिक होगा। ठीक है, ये बोले कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या मतलब जानते हैं रेडियस, जो नाप होती है 10⁻⁻13 से लेके 10⁻10 12 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, क्या होती है? 10⁻−13 से लेके 10⁻−12। बड़ा ये है कि ये अरे -13 बड़ा होता है, -12 बड़ा होता है ना। अब तुम्हारे पास किसी 13 रुपया उधार लो, किसी 12 रुपया उधार लो, बड़ा तो ये है ना। वहां से ये देखिए ये बड़ा है बेटा 10⁻−13। देखिए इतनी इसकी त्रिज्या होती है, किसकी? नाभिक की। और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−8। ठीक, 10⁻−8 होती है। ये परमाणु की त्रिज्या होती है, ये नाभिक की त्रिज्या होती है। दोनों बेटा जानते हैं क्या आपस में? अब जैसे इन्होंने कहा, बताया कि जानते हैं क्या, ये क्या बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा जानते हैं नाभिक के वृत्तीय कक्षा में गति करता रहता है। वृत्तीय कक्षा मतलब कि चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, समझ रहे हैं ना? चारों तरफ जानते हैं कि किसको केंद्र मान के, जो धनावेशित भाग होता है उसी को केंद्र मान के ऐसे घूमता रहता है ये। और इनका जो जैसे बताया कि जैसे सौरमंडल में ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं ना, वैसे ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक को अपना वो मान के ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद जानते हैं क्या, इनका जब जानते ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को तक ठीक ठाक जा रहा था। ये भी बताएं क्या सूक्ष्म कण होता है और क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, होता है ना, ये सब वो बोलते चले गए। लेकिन जानते हैं क्या, जब क्लार्क, एक साइंटिस्ट थे क्लार्क और मैक्सवेल, क्लार्क और मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, जब ये आए तो विद्युत गतिकी सिद्धांत लेके आए। क्या लेकर आए? विद्युत गतिकी सिद्धांत लेकर आए। तब ये बता दिए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल गलत है। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल गलत है। जब इन्होंने परमाणु मॉडल को गलत कहा तो उसी समय बेटा एक और परमाणु मॉडल आता है जिसको कहा जाता है क्या, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक, ये बोहर का परमाणु मॉडल है। अब देखो बोहर का परमाणु मॉडल में, अब बोहर साहब क्या कहें, नाम जानते थे, सुने हो कभी इनका? इनके परमाणु मॉडल के बारे में सुनेंगे तो इन्होंने जानते हैं कि कई चीजों में बांटा, जैसे कक्षा, ठीक, कोश, उपकोश, ठीक, होता है ना, जानते हैं क्या? इन्होंने कोश, उपकोश, जैसे इन्होंने ऐसे लिया, परमाणु मॉडल बनाया, यहाँ देखिए के था, यहाँ यल था, यहाँ यम था, यहाँ यन था, थे ना, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे रखे। ठीक, ये बताए ऐसे। और जानते हैं क्या बेटा, इन्होंने कहा कि जो ये इनके कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहाँ 2n² के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं, 2n² के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। अगर हम n के भाग में 1 लेते हैं तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। अगर n की जगह हम 2 लेते हैं बेटा यहाँ, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और 2 की जगह हम 3 लेते हैं, कितने हो जाएंगे? हो गया, देखिए 2 की जगह 3 लेते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 18। ये देखिए अब
अगर यहाँ 4 लेते हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 32। 5 लेते हैं तो 50 आ जाएगा ना, 5 लेते हैं तो 50 आ जाएगा ना। तो देखिए जैसे क्या कहें कि ये जो कोष होता है, कोष उसे कहें कि कक्षाएं, कई कक्षाएं, जैसे K L M N क्या हो गया, इसकी कक्षा हो गई, सेल हो गए, क्या हो गए, सेल। और कोष में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, कोष कहा जाता है। जहां जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है, कमरा है पूरा, ये हाल है। अब यहाँ कक्षा इसको किस लिए कहा जाता है, क्लास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बच्चे पाए जाते हैं। अगर यहीं सीमेंट की दुकान खुल जाए या तो कोई ऐसी दुकान खुल जाए तो इसको कक्षा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसको कक्षा कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ दूसरा काम शुरू हो जाए तो इसको कक्षा नहीं कहेंगे। वैसे इसको कोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है, संभावनाएं होती हैं। और यहाँ यही जानते हैं कि अगर यहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसके कोषों में, सेल इसको कहा जाता है अंग्रेजी में सेल। किसमें पाया जाता है, सेल में। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और एक उपकोष होता है, क्या होता है, उपकोष। उपकोष उसे कहा जाता है जहां इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। जैसे देखिए एक उपकोष होता है ना बेटा, उपकोष में देखिए, उपकोष को आप S P D और F में बदलते हैं, है ना, S P D F। अभी आपको इसमें आप बताया जाएगा। देखिए S P D F ये उपकोष है और कोष को हमेशा K L M और N, ये क्या है, कोषों की संख्या, और ये क्या है, उपकोषों की संख्या। और कोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4 डैश 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 कुछ। इसलिए देखिए यहाँ जो n पाया जा रहा है ना बेटा, यहाँ जो n पाया जा रहा है ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। अभी क्वांटम संख्या बताया जाएगा, अभी इसके जस्ट बाद क्वांटम संख्या ही है। तो ये n बराबर क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। ठीक है, वैसे जैसे ही मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाएगा उनके कोषों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए जितने कोष बढ़ेंगे उतना ही क्या बढ़ेंगे, उपकोष। ठीक है, जैसे S हो गया, P हो गया, D हो गया और F हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, उपकोष हो। अब S में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2, P में 6, D में P में 6, D में 10, F में 14। नाम सुनिए नहीं कभी, इसका नहीं जानते थे। देखिए यहाँ S में अधिकतम 2, इसमें 6, इसमें 10, F में 14। देखिए अब इसमें कक्षक एक होता है, ऑर्बिट। देखिए अब एक होता है कक्षक, ऑर्बिट। देखिए अब इसमें देखिए कितने कक्षक बनेंगे, 1, यहाँ नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक। देखिए यहाँ 1 कक्षक, फिर यहाँ देखिए 3 कक्षक। ठीक, अब यहाँ कितने कक्षक, 1 2 3 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि बेटा एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो देखिए इसके लिए कितने कक्षक बनाए जाएंगे, 1। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके लिए कितने कक्षक बनाएंगे, 3। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो इसके लिए कितने कक्षक बनाए जाएंगे, 5। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, तो इसके लिए कितने कक्षक बनाए जाएंगे, 7। ठीक, जो बोहर का परमाणु मॉडल आया उन्होंने जानते विस्तृत अध्ययन करना शुरू किया सबका। ठीक है, सबका विस्तृत अध्ययन किया। वो बताएं कि जानते हैं क्या, हमेशा जैसे ये बोले, जैसे आप लोग कभी मेला वाला गए हैं ना, मौत का कुआं लगता है ना, मौत का कुआं। देखिए वहाँ बाइक को घुमाता रहता है, जैसे ऐसे देखिए यहाँ रहता है। देखिए ये वृत्तीय कक्षाएं हो गई, यहाँ देखिए वृत्तीय कक्षाएं हो गई, यहाँ इसको केंद्र मान लिया गया, यहाँ से देखिए ये रेडियस r हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अब ये इसी को केंद्र मान के ऐसे चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक,